जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 90 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 45 प्रश्न जीके मतलब जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 45 प्रश्न जीएस मतलब जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 90 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने साथी रेगुलर इस चैनल से क्लास करते हैं तो फिर उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं। आज मैं आप लोगों का रिवीजन करा दे रहा हूं, ठीक है ना। बस आप लोग एक बार जैसे पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, फिर जितना भी प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है ना वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और कल आप लोगों का जीके जीएस का क्लास नहीं आ पाया था तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी जब से मेरा डिजिटल बोर्ड आया है तो ना ही नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर कोई वीडियो आ पा रहा है और ना ही इस चैनल पर क्लास वाला जैसे कोई क्लास आ पा रहा है। तो मतलब अभी उसी को सीखने में लगा हूं। जैसे मतलब अभी जो मेरा स्टूडियो है ना, जो रूम है ना, तो उसमें लाइट वाइट का मतलब अच्छे से व्यवस्था नहीं है, तो वही सारी चीजें व्यवस्था करने में लगा हूं। 2 दिन तो एकदम परेशान हो गया मेरे भाई, पूरा का पूरा दिन है सुबह से लेकर शाम तक बस स्टूडियो में जैसे यहाँ ये करना है वहाँ वो करना है, इसीलिए आप लोग का क्लास नहीं हो पा रहा था। तो उससे आप लोग परेशान नहीं होना। अब आप लोग का क्लास पता है कैसे होगा, ये भी आप लोग जान लो। अब मतलब 50 प्रश्न आएंगे जिसमें से पूरा एक प्रैक्टिस सेट रहेगा। अभी आप लोग का तैयारी तो हो ही रहा है, अब पूरा प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा जिससे आप मतलब जहां से भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के बाद जब पूरा 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो यहाँ से अगर 35 प्रश्न 40 प्रश्न सही कर दोगे तो फिर समझो कि आपका पेपर निकल ही जाएगा। और प्रैक्टिस सेट से मतलब बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ मतलब मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब से आप लोग का जो क्लास होगा तो 15 प्रश्न आपका जीके का भी रहेगा, 15 प्रश्न जीएस का भी रहेगा, 15 प्रश्न मैथ का भी रहेगा, 5 प्रश्न रीजनिंग का भी रहेगा। अभी सब कुछ सेट हो चुका है, हो सकता है कि कल आप लोग का पूरा 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आ जाए, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पूरा प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, झेलम और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप लोग को कई बार बताया था ना कि हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। याद रखना, इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, फिर आपका कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, फिर इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, फिर बनारस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, फिर पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। और अगर पूछ देगा कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नई दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछ देगा आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आगरा भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछ देगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? अरुण जेटली, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह इज राइट आंसर। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? किसान घाट चौधरी चरण जी का समाधि स्थल है। आप लोग याद रखना, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो किसान घाट चौधरी चरण जी का समाधि स्थल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 30 जनवरी और 4 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 12 जनवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है?
है तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या मनाया गया, मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कराते रहता हूं कि 4 मार्च को क्या मनाया गया, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है। 4 मार्च का आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, ठीक है ना। और 8 मार्च को कौन सा दिवस था, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, ठीक है ना। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल झंडा किसका प्रतीक है। तो लाल झंडा किसका प्रतीक है, राष्ट्रीय अशोक का, यहाँ शोक रहेगा। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, क्रांति या खतरे का सूचक, संकट का प्रतीक, परिवार नियोजन का प्रतीक। तो इसका राइट आंसर क्रांति या खतरे का सूचक हो जाएगा। लाल झंडा किसका प्रतीक है, तो लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है, ठीक है ना। सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है, तो सफेद झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखो यार बस टाइम की वजह से मैं सभी लोगों के फोन को जैसे अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। हमारे पास काफी सारे लोग फोन करते रहते हैं, दिन में बहुत ज्यादा लोग फोन करते हैं। व्हाट्सएप पर कम से कम 500 मैसेज पड़ा हुआ है, लेकिन मतलब बस स्टूडियो मतलब जो बना रहे हैं ना, जो क्लास व्लास आप लोगों को कराना है, तो उन्हीं सब चीजों के वजह से आप लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, फोन पर जवाब नहीं दे पा रहा हूं। तो इससे आप लोग नाराज नहीं होना, ठीक है ना। क्योंकि काफी सारे लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं, मेरे एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हैं, उसमें मतलब वो लोग परचेज भी कर चुके हैं। मॉक टेस्ट कुछ लोग खरीदे हैं, कुछ लोग जो 99 रुपया का पूरा मतलब कोर्स मिल रहा है तो वो खरीदे हैं। तो उसमें मतलब सभी लोगों का तो नहीं, लेकिन 2-4 लोगों का जो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग मैसेज कर रहे हैं कल से कि भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो मैं जैसे टाइम की वजह से नहीं कर पाया हूं, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। बस अब मैं उसी पर लगा हूं, जितना भी मैसेज आया है मैं देख ले रहा हूं, जितना लोगों का प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। साथ ही अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक ये वाला एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हो, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। हजारों लोग इस एप्लीकेशन से अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है नीलेश डिफेंस कैरियर। ये मेरा ही एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और ये जो प्रीवियस एग्जाम लिखा गया है ना, तो प्रीवियस ईयर में जितना भी प्रश्न पूछा गया था अग्निवीर के पेपर में, तो उसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बने थे वे पूरे के पूरे प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको आप लोग देख लेना, इसका कोई भी चार्ज वर्ज नहीं है, ठीक है ना। ओरिजिनल प्रश्न है। एक भाई साहब बोल रहे थे कि भाई पूरा ओरिजिनल प्रश्न है या मतलब इधर उधर से भी इसमें प्रश्न डाला गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है, 2023 वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, एक बार नहीं बार बार आप लोग इसको पढ़ते रहना। उसके बाद से जो आप लोग का क्लास हो रहा है उसका पूरा पीडीएफ, ये जो फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो ये जिस तरह से पीडीएफ डाला गया है, तो यहाँ से आप लोगों को क्लास वाला पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और जितने लोग ये नहीं, जितने लोगों को पता है कि भाई हम क्या पढ़ेंगे तो हमारा पेपर निकल जाएगा, तो ये जो पेड कोर्स दिखाई दे रहा है, जब पेड कोर्स पर क्लिक करोगे और 99 रुपया परचेज कर दोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद से स्पेशल 300 जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर टॉपिक वाइज जीके के पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर टॉपिक वाइज जीएस के पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसमें जो कुछ भी डाला गया ना पूरा क्रम वाइज डाला गया है। तो जितना लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो फिर उन लोग का जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप लोग का तैयारी अच्छा हो गया है और आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो पेड टेस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सिर्फ 49 रुपया अगर आप यहाँ पर पे कर दोगे तो आपको पूरे मतलब 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी 24 मॉक टेस्ट है, अभी देखते हैं, आज उनसे बात करते हैं। मैं उनको 28 मॉक टेस्ट दे दिया था, लेकिन वो लोग लाइव नहीं किया है। आज वहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 49 रुपए में मतलब पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट का मतलब होता है नकली परीक्षा, ठीक है ना। मतलब जिस तरह से आपका पेपर होता है सेम उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। इससे आप लोगों के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं आपके एप्लीकेशन से कोर्स नहीं लिया हूं, मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूं और एप्लीकेशन में जो फ्री वाला मटेरियल डाला गया है तो उसको मैं अपने कॉपी में लिख कर पढ़ रहा हूं, तो मेरा पेपर निकल जाएगा कि नहीं। मेरे भाई आपका भी पेपर निकल जाएगा। देखो एप्लीकेशन में मतलब उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा जो लोग पहली बार पेपर देने वाले हैं, जिन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि अग्निवीर के पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन लोगों के लिए मेरे एप्लीकेशन में काफी अच्छा रहेगा। बाकी जितने लोग पहले से मतलब पेपर दे चुके हैं उन लोगों
को पता है कि हाँ इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो लोग तो अपना कहीं ना कहीं से मतलब पढ़ ही लेंगे। लेकिन मेरे एप्लीकेशन में उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग पहली बार पेपर देने जाएंगे, जिनको ये नहीं पता है कि भाई कहाँ से मैं पढ़ूंगा तो सही रहेगा, उन लोगों के लिए सारी चीज़ें डाली गई हैं। और बाकी जितने लोगों को 99 रुपया ज़्यादा लगता है, तो मेरे भाई 99 रुपया बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और मॉक टेस्ट का सिर्फ 49 रुपये में 30 मॉक टेस्ट देने के लिए बोला हूँ, तो आप लोग देख लेना, कोई भी इतना कम नहीं करता है मेरे भाई। अगर आप किसी एकेडमी में पढ़ने चले जाओगे ना, तो वो लोग 10-10 हज़ार ले लेंगे एक ही महीने का। और मैं तो मतलब जब तक आप लोगों का पेपर नहीं होगा, पेपर समाप्त होने के बाद जैसे 2-3 महीना तक उसी में पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर किसी एप्लीकेशन में भी आप क्लास वलास लोगे तो मतलब 600 रुपया 500 रुपया इस तरह से वो लोग लेंगे। बस यही है कि मैं क्लास नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितना भी मटेरियल क्लास में रहता है ना उससे बेहतर दे रहा हूँ। तो आप लोग देख लेना, अब आप लोग के ऊपर है। अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखो, खेल से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, जैसे चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये मतलब पूरे जितने भी देश हैं, पूरे देश का राष्ट्रीय खेल आप लोग याद कर लेना। और पूरे देश के राजधानी के बारे में याद कर लेना, वहाँ के मुद्रा के बारे में आप लोग याद कर लेना। जब मैं सामने से आकर पढ़ाऊंगा ना, तो वो मैं आप लोग को याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। बस तो थोड़ा सा परेशानी आ रही है, वाईफाई का बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करने का कोशिश कर रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? डेनमार्क, पोलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना कि कोप इंडिया किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कोप इंडिया, ठीक है ना, भारत और अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? यूपी पुलिस के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, और जब भी ये प्रश्न मेरे सामने आता है तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। संप्रीति, मैत्री, सूर्य किरण और एक्वेरिन है। तो नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? नेपाल के साथ सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। नेपाल के साथ सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। नेपाल के साथ सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 8, 11 और 7। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपके पूरे 9 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यूरी गागरिन और आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यूरी गागरिन हो जाएगा। यूरी गागरिन इज राइट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, ठीक है ना। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, ठीक है ना। और राकेश शर्मा जी के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है? तो तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है ना। आज मेरा स्पीड थोड़ा सा तेज है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूं, क्योंकि अभी मुझे फिर से नीचे जाना है, स्टूडियो में जाना है। अभी रात के टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो नीचे अभी सारी चीज़ें सेट करना है कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कल से किसी ना किसी तरह से आप लोग का क्लास चालू हो ही जाए। देखते हैं क्या होता है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल है। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, कुचिपुड़ी बड़ा पूछता है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है ना।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और गुजरात का डांडिया है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसका है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यहाँ पर रहेगा। ये नारा किसका है? मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो मंगल पांडे किस बटालियन से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, अजय मुंडा। तो इसका राइट आंसर नितिन गडकरी हो जाएगा। नितिन गडकरी इज राइट आंसर। वर्तमान में कौन क्या है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दोबारा रिवीजन भी करा दूंगा इसका। एक बार मैं करा चुका हूँ, दोबारा रिवीजन करा दूंगा कि वर्तमान में कौन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो यार, इस चैनल पर मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बारे में आप लोग अपने छोटे भाइयों को भी बताया करो, छोटे बहनों को भी बताया करो, और बिना कहे सुने वीडियो को लाइक कर दिया करो। क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि नीलेश भाई आप जो कुछ भी बताते हो तो सीधे दिमाग में एकदम सेट हो जाता है, दूसरे चैनल से पढ़ते हैं तो बड़ा बोरिंग महसूस होता है। तो टेंशन ना लो मेरे भाई, मैं और बेहतर करने का कोशिश करूंगा। बस आप लोग का फीडबैक अच्छा आना चाहिए। और एप्लीकेशन में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसको लेकर आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना। जैसे ही देखो मैं अपना पूरा हाथ पैर चला रहा हूँ, मेरे पास तो वही 2 हाथ है 2 पैर है, तो मेरे भाई पूरा अपना हाथ पैर चला रहा हूँ। रौनक भाई पहलवान भाई इतना ज्यादा मदद करते हैं, इतना ज्यादा मदद करते हैं। अगर रौनक भाई पहलवान भाई ना होते ना तो समझो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाता। वो लोग बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, मतलब हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे तो मतलब हम लोग मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, बस इतना जान जाना। आगे अब क्या कहें, जो होगा वो देखा जाएगा। एड्स बस आप लोगों के हाथ में, अगर आप लोग चाहोगे तभी हम लोग बड़ा कर पाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी एक दूसरे के बारे में, इस चैनल के बारे में बताओ। ये आप ही लोगों का चैनल है, ठीक है ना। एड्स किसके द्वारा नहीं होता है? एड्स किसके द्वारा नहीं होता है? संक्रमित रक्त से, यौन संबंध से, हाथ मिलाने से, मां से बच्चे में। तो हाथ मिलाने से कॉमन सी बात है, इसका हाथ मिलाने से इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हृदय, वृक्क, यकृत और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? मीटर, डेसिबल, एंगस्ट्रम और हर्ट्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? पार्श्व उल्टा, पार्श्व सीधा, पार्श्व बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका पार्श्व उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। आंख के सामने का पारदर्शी भाग है कार्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना। तो इसका राइट आंसर कई बार बता चुका हूं। आंख के सामने का पारदर्शी भाग कार्निया होता है। आंख के सामने का पारदर्शी भाग कार्निया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आंख का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्यूपिल, रेटिना, आइरिस और कार्निया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंख का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर आइरिस हो जाएगा, आइरस हो जाएगा। आइरस इज राइट आंसर। आंख का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आइरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट, ओम,
ओम, जूल और न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई है। पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई है निर्जीव, पादप और सजीव और परितंत्र। तो इसका राइट आंसर परितंत्र हो जाएगा। परितंत्र इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे कम होती है? बैगनी, लाल, पीला और हरा। तो इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा, ठीक है ना। बैगनी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लीची में खाने योग्य भाग है। लीची में खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन, एरिल, मध्य फलीभीति, बीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीची में खाने योग्य भाग कौन सा है? एरिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एरिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वंश, कुल, जगत और जाति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, ठीक है ना। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस वर्ग में आता है? सरीसृप, एबीज, स्तनधारी, उभयचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य किस वर्ग में आता है? इसका राइट आंसर स्तनधारी हो जाएगा। मनुष्य आपका स्तनधारी में आता है, ठीक है ना। मनुष्य किस में आता है? स्तनधारी में आता है। और मेढक आपका उभयचर में आता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 18, 32, 2 और 8 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। 18 इज राइट आंसर। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन हो जाएगा राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? तो निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? रेडियम, बोरान, एंटीमनी और जर्मेनियम है। तो इसका राइट आंसर रेडियम हो जाएगा। रेडियम इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर रेडियम हो जाएगा, ठीक है ना। रेडियम आपका उपधातु नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 4 मार्च, 8 मार्च और 12 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। आपका नेक्स्ट दिया है सरोजनी नायडू, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान की राजधानी कहाँ पर है। तो जापान की राजधानी कहाँ पर है। ढाका, ओटावा, टोक्यो और मॉस्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ पर है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ पर है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिख लो, 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान। तो इसका राइट आंसर अपना भारत देश हो जाएगा। भारत इज राइट आंसर। यहाँ पर बोला गया है कि आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो अपना प्यारा भारत हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अर्ध सैन्य बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए निम्न में से कौन सा ऐप अपनाया है। संदेश ऐप, गमन ऐप, टिकल ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संदेश ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। संदेश ऐप इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा के अलावा और कोई हो सकता है क्या। नहीं हो सकता है, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगी है। तो मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, ठीक है ना। चीन इज राइट आंसर। आपका मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगी है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो हमारे एक भाई साहब फ़ोन करने लगे हैं जो यूट्यूब पर क्लास ही करते हैं, तो मैं उनका कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम, दिल्ली, सिकंदरा और रंगून है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में, 562 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में और 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में, इनमें से कोई नहीं। तो जो गौतम बुद्ध जी का जन्म है ना वो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है।
इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, आम, बरगद और नीम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? वियना, पेरिस, मनीला और द हेग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति की संबंध किस संबंध से है? तिलहन उत्पादन से, आलू उत्पादन से, झींगा उत्पादन से और अंडा उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, ठीक है ना। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। किस पौधे में तने से साबूदाना, किस पौधे के तने से साबूदाना यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? तो किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। साइकस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइकस इज राइट आंसर। इसी के तने से साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अकशेरुकी जीव है? तो निम्न में से कौन सा अकशेरुकी जीव है? मनुष्य, सांप, पक्षी और केचुआ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा अकशेरुकी जीव है? तो केचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। केचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग, कीवी, ईमू और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सब हो जाएगा, ये कोई नहीं उड़ सकता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, द्रवण और संघनन। तो इसका राइट आंसर आसवन हो जाएगा। आसवन इज राइट आंसर। पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? आसवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की अतिशीतित द्रव अवस्था है गैस, द्रव, प्लाज्मा, बास, आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ की अतिशीतित द्रव अवस्था है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बास आइंस्टीन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 3, 5, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है गुणसूत्र, जीन, डीएनए और आरएनए। इसका राइट आंसर जीन हो जाएगा। जीन इज राइट आंसर। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन है, ठीक है ना। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और जीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव का अनुवांशिक पदार्थ है, इसका राइट आंसर डीएनए हो जाएगा, ठीक है ना। डीएनए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? राइबोसोम, रिक्तिका, तारक काय और हरित लवक। तो इसका राइट आंसर आपका तारक काय हो जाएगा।
कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो तारक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम क्लोन किस जीव का बनाया गया था? तो सर्वप्रथम क्लोन किस जीव का बनाया गया था? भेड़, गाय, बकरी और भैंस। तो इसका राइट आंसर भेड़ हो जाएगा। सर्वप्रथम क्लोन किस जीव का बनाया गया था? तो भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कालर अस्थि है मतलब हड्डी है कहाँ का? यहाँ लिखा गया है कि स्टेपिज, ये जो कान वाला है, हायर्ड, इसके पुला और क्लेविकल है। तो कालर हड्डी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्लेविकल हो जाएगा, ठीक है ना। क्लेविकल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयपुर फूट क्या है? जयपुर फूट क्या है? कृत्रिम हृदय, कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कृत्रिम पैर हो जाएगा। जयपुर फूट क्या है? तो कृत्रिम पैर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मशीन से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। मशीन से रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, डायलिसिस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डायलिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। मशीन से रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? तो मशीन से रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? सीसा, चांदी, सोना और पारा। तो इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा, ठीक है ना। सोना इज राइट आंसर। सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? सोना का, ठीक है ना। सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे को जंग से बचने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता, एल्युमिनियम, तांबा और पारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे को जंग से बचने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा, ठीक है ना। पारा इज राइट आंसर। लोहे को जंग से बचने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना, सरयू और ताप्ती। तो इसका राइट आंसर यमुना हो जाएगा। नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न में ही बता दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 12, 11 और 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद, रोहित शर्मा और हिमा दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और पीटी उषा को क्या बोला जाता है? पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, डीआरडीओ, नासा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? शिमला, ईटानगर, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक की जो राजधानी है ना वो बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु इज राइट आंसर। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका 30 वर्ष उम्र होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, लाहौर, सासाराम और आगरा। तो इसका राइट आंसर लाहौर हो जाएगा, ठीक है ना। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर इज राइट आंसर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? सिकंदरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद और आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? आगरा में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। पूछेगा भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसलों से संबंधित, खाद्य उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का संबंध फसलों से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध फसलों से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? दाल, केला, सब्जी और सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर सोयाबीन हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो सबसे तेज बनने वाला विटामिन विटामिन सी है। सबसे तेज बनने वाला विटामिन, अरे नहीं सॉरी यार, इसी तरह से कई बार मतलब
कई बार नहीं, एक दो बार गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि हर वीडियो में देखता हूँ ये गलती रहता है। हर वीडियो में तो नहीं रहता है, किसी किसी में एक आध वो मतलब मिस्टेक हो जाता है। वो तो सभी के क्लास में होता है, जितने लोग यूट्यूब पर क्लास कराते हैं एक आध वो तो मिस्टेक हो ही जाता है कभी कभी। यहाँ पर बोला गया कि सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो सबसे तेज बनने वाला विटामिन डी है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? पश्च भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो पश्च भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस धमनी से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? किस धमनी से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? संघनन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन और डायलिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मशीन से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डायलिसिस हो जाएगा। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़े की झिल्ली से ढके रहते हैं। फेफड़े की झिल्ली से क्या ढके रहते हैं? क्लूरा, फ्लूरा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्लूरा हो जाएगा। फेफड़े के झिल्ली से क्या ढके रहते हैं? फ्लूरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर, बुखार मापने का काम आता है, वायुमंडलीय दाब मापने का काम आता है बैरोमीटर, और ये जो दिया स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप को मापने वाले यंत्र कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और दूध की शुद्धता मापने वाले को लैक्टोमीटर कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, पोलियो, टिटनस और पेचिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक नहीं है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक नहीं है लकड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा सोचने विचारने का जरूरत ही नहीं है। बोला गया है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही अपने कॉपी में लिख लो। या तो गति के प्रथम नियम के बारे में पूछेगा, या तो गति के द्वितीय नियम के बारे में पूछेगा, या तो गति के तृतीय नियम के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। तो गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? गति के किस नियम को? पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है बल, आवेग, संवेग और त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। त्वरण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है, मतलब सर्वाधिक होता है? किस घर्षण बल का मान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्थैतिक घर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। स्थैतिक घर्षण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर न और 8 और 9 रहेगा, ठीक है ना। 89 रहेगा लेकिन 9 है, तो उसको आप लोग सही कर लेना। निम्न में से किसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग, ठीक है ना। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर ये गलती कर दोगे ना तो कुछ भी सही नहीं कर पाओगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के पूरे 90 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं।
इन 90 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।